माँ के बाद मायका छूट जाता है। अरे ओ महारानी, टेसुए ही बहाती रहेगी या खाना भी बनेगा? जब देखो घर में मनुसियत फैलाए रहती है। गिन्नी जाकर देख किस कोठरी में बैठी है। सुमन जी की कर्कश आवाज़ से घर गूंज रहा था और उनकी लाडली गिन्नी अपनी चोटी को हिलाते हुए भाभी नित्या के कमरे में पहुंच गई। वहाँ का नज़ारा देख उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई और वो दौड़कर सुमन जी के पास गई और उनके कानों में कुछ कहा। चिल्लाई, ओ महारानी, ये संध्या बेला में सोने का क्या मतलब है? हम कब से चाय का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पलंग पर अब पसरी है चाय। रात का खाना क्या तुम्हारे मायके वाले आके बनाएंगे? अरे मम्मी, ये क्या कह रही हो? भूल गई भाभी का मायका अब रहा ही नहीं कहाँ। इसके पापा शादी से पहले ही नहीं थे और मम्मी भी 2 साल पहले मुक्ति पा गई और अब इनके भैया भाभी इनकी खोज खबर भी नहीं लेते। गिन्नी ने हंसते हुए कटाक्ष किया। मम्मी जी, पूरा शरीर तप रहा है, खड़े रहने की ताकत नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट गई। अपने आंसुओं को पोंछते हुए नित्या ने धीरे से कहा, अब यह बीमारी का बहाना कर रही। मम्मी देख लो, मुझसे मत कहना खाना बनाने को, वैसे भी मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। गिन्नी ने मुंह बनाया और चली गई। लो जी, अब यही रह गया है कि इस उम्र में बीमार बहू की सेवा करो। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुझे अपने हीरे जैसे बेटे के लिए चुना। 2 साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी भी नहीं सुनाई। मोहल्ले में तुम्हारे बाद आई सब हुई बहुएं गोद में बच्चा लेकर घूम रही हैं। एक ये है, किसके आगे जाए रोने। सुमन जी बड़बड़ाने करती हुई कमरे से बाहर चली गई। नित्या अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ, क्यों तुम चली गई? सभी सच कहते हैं कि मायका माँ से होता है। तुम्हारे जाने के बाद भैया सिर्फ फ़ोन पर ही हालचाल पूछते हैं, कभी भी यहाँ नहीं कहते कि नित्या घर आ जा। भाभी ने भी मुंह मोड़ लिया। आपके सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। जब भी मैं दुखी होती थी तो हौसला देती थी कि चिंता क्यों करती हो, हम लोग हैं ना। और आज ये क्या, तुम अंधेरे में क्यों लेटी हो? विचारों के तूफान में कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। मोहित ने लाइट जलाकर कमरे में उजाला किया, लेकिन उसे देखकर घबरा गया। क्या हुआ नित्या, तुम रो रही थी? उसने नित्या को जैसे ही छुआ तो चौंक गया। तुम्हें बुखार है और तुमने मुझे फ़ोन पर बताया भी नहीं। और मम्मी और गिन्नी कहाँ है? वो सुमन जी और गिन्नी को आवाज़ देने लगता है। यह मोहित का ही प्यार था जो उसने हौसला देता था। सास और ननद की जली कटी बर्दाश्त करने की दोनों ही मोहित के सामने बहुत ही प्यार बरसाती और ऐसा व्यवहार करती कि नित्या को कोई परेशानी या तकलीफ नहीं देती। आप तो कल आने वाले थे और आज कैसे? मोहित को देखकर नित्या खुश हो गई थी। मीटिंग आज ही ख़त्म हो गई तो चला आया, सरप्राइज़ देना था इसलिए नहीं बताया। तुम्हारी तबीयत ख़राब है। मम्मी और गिन्नी कहाँ हैं? मोहित की बात सुन नित्या का हौसला टूट गया और वो उसके गले लगकर रोने लगी। उसने मोहित को मम्मी जी और गिन्नी की सभी कारनामे बता दिए। मोहित को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मम्मी और गिन्नी नित्या के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तभी बाहर से सुमन जी के चिल्लाने की आवाज़ आई। अरे ओ महारानी, रात का खाना मिलेगा या भूखे पेट ही सुलाएगी? कहीं इस उम्मीद में तो नहीं बैठी हो कि मायके से भाभी आकर खाना बनाएगी? मैं कमरे में हूँ, खाना बनाकर बुला लेना और गिन्नी के लिए मत बनाना। मेरी तो किस्मत ही खराब है, न जाने कैसे इस मनुष्य से पीछा छूटेगा। सुमन जी की बात सुन नित्या उठने को हुई तो मोहित ने उसे चुपचाप सोने को कहा और खुद किचन में जाकर खाना बनाने लगा। लो मम्मी, खाना खा लो। मोहित की आवाज़ पर सुमन जी दंग रह गई। मोहित खाना लिए उनके सामने खड़ा था। उसे देखा वो हड़बड़ा गई। तू कब आया और खाना तू क्यों लाया? नित्या, बहू कहाँ है? बहू मतलब महारानी, वो तो आराम कर रही है, खाना मैंने बनाया। आपको पता था कि नित्या की तबीयत खराब है, आपने उसे दवा की जगह जो कड़वा जहर दिया उसे मैंने। मोहित की बात सुन सुमन जी के होश ही उड़ गए।
बेटा तू मुझे गलत समझ रहा। वो नित्या बहू गिन्नी सुमन जी की जबान लड़खड़ाने लगी। मानना पड़ेगा आप दोनों के हौसले को। कितनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। और तुम नित्या, तुमने भी एक बार तो मुझे बताया होता कि घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा। मोहित बहुत ही गुस्से में सभी से बोला, बेटा मुझे माफ़ कर दे, अब आगे से मैं अपना व्यवहार ठीक करूँगी। सुमन जी माफ़ी मांगने लगी। और तुम नित्या, क्या यही प्यार और विश्वास है अपने भैया और भाभी पर? भैया ने अपनी कसम दी थी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। और अगर पता होता कि मम्मी और गिन्नी तुम्हें मानसिक तनाव दे रहे हैं तो यह सच बहुत पहले ही बता देता। तुम्हें भैया की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं चल रही। कुछ कारणों से उन्हें अपना घर बेच दिया, किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए वो तुम्हें मायके नहीं बुलाते। एक बार सब पहले की तरह सब ठीक हो जाए तो वो खुद तुम्हें लेने आएंगे। मोहित के मुंह से मायके की स्थिति जानकर नित्या रोने लगी। हे भगवान, भैया भाभी इतनी तकलीफ में थे और मैं उन्हें गलत समझ रही थी। रो मत नित्या, अब सब ठीक है। मैं भैया के पास ही गया था, कोई ऑफिस टूर नहीं। भैया का काम फिर से चलने लगा है और उन्होंने बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया है। जल्दी ही दोनों तुम्हें लेने आएंगे। मोहित ने नित्या को संभालते हुए कहा। नित्या ने तुरंत भैया को फ़ोन लगा दिया और खूब लड़ी कि उसे पराया कर दिया। अपने दुख को मुझसे छुपा कर क्यों रखा? तब उसके भैया ने बताया कि मोहित ने उन्हें बहुत हौसला दिया। आज अगर वो अपनी परिस्थितियां ठीक कर पाए हैं तो तुम्हारा मायका आज फिर से भरा पाया तो मोहित की वजह से। वो लोग कल आ रहे हैं अपनी गुड़िया को विदा कराने, क्योंकि नित्या का मायका अभी भी और हमेशा के लिए रहेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।